नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ऐतिहासिक कहानी है और कहानी का मुख्य पात्र है चंद्रगुप्त। वही चंद्रगुप्त जिसने चाणक्य के साथ मिलकर मगध के सम्राट धनानंद पर विजय प्राप्त की थी। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद, जिसकी राजधानी मगध थी और पूरे उत्तर भारत में जिसका अधिकार था, जिसका राज्य पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। जैसी उस समय की प्रथा थी, धनानंद मगध का शासक था, लेकिन उत्तर भारत के सारे राज्य या तो वहां पर धनानंद के नंद वंश के प्रतिनिधि राज्य करते थे या उसके मित्र शासक थे जो उसे टैक्स देते थे, कुछ न कुछ कर देते थे उसे। और धनानंद कोई अच्छा शासक नहीं था, इसलिए चाणक्य ने बड़ी मेहनत के साथ चंद्रगुप्त को तैयार किया था, जिससे धनानंद के शासन को समाप्त किया जा सके और प्रजा को एक अच्छा शासन सुशासन मिल सके। जब पूरी तैयारी हो गई, चंद्रगुप्त ने एक अच्छी सी मजबूत सेना बना ली, तब उसने मगध पर आक्रमण कर दिया। मगध की सेना बहुत विराट थी। उसमें चंद्रगुप्त की बुरी तरीके से हार हुई। वह निराश हुआ, लेकिन चाणक्य ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा तुम फिर से सेना इकट्ठा करो। उसने फिर से सेना इकट्ठा की, अब की बार पहली बार से भी बड़ी सेना, और फिर से मगध पर आक्रमण किया। परिणाम वही निकला। इस बार की हार और बड़ी हार थी। चंद्रगुप्त भी कई जगह चोट खा गया था। उसका शरीर कई जगह से कट गया था, घाव हो गए थे उसके शरीर में, कपड़े भी कई जगह से फट गए थे। इसी घायल अवस्था में चंद्रगुप्त घूम रहा था और घूमते घूमते वह एक जंगल में पहुंच गया था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, साथ ही प्यास भी लगी हुई थी। रात का समय था। काफी दूर उसे रोशनी दिखाई दी, जैसे कुछ जल रहा है। जब पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक झोपड़ी है और वह प्रकाश उसी झोपड़ी से आ रहा है। उसमें शायद लालटेन या कोई दीपक जल रहा है। चंद्रगुप्त जब उस झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा एक बुढ़िया उस झोपड़ी के अंदर थी और झोपड़ी में कोई दरवाजा भी नहीं था। आहट से बुढ़िया समझ गई थी कि कोई आया है। वह बाहर निकली। बाहर चंद्रगुप्त था, थका हारा घायल। बूढ़ी होने के बावजूद उस महिला ने, उस बूढ़ी ने चंद्रगुप्त को सहारा दिया, उसे अंदर ले गई और जो कुछ भी उसके पास व्यवस्था थी बैठने की, लेटने की, वह व्यवस्था उसने चंद्रगुप्त को दिया, जिस पर वह बैठा फिर लेट गया। बुढ़िया ने उसे पानी दिया और कहा बेटा हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूं। चंद्रगुप्त बहुत भूखा था, वो मना नहीं कर सका। चंद्रगुप्त ने हाथ पैर धुला, मुंह धुला और आकर बैठ गया। उसे अब थोड़ा ठीक लग रहा था। उसने थोड़ा पानी भी पिया था। बुढ़िया ने पानी के गिलास फिर से भर दिया था और चंद्रगुप्त वह पानी धीरे धीरे पी रहा था, साथ ही साथ अपनी दुर्दशा पर आंसू भी बहा रहा था।
लेकिन वे आंसू बाहर नहीं निकल रहे थे। एक तरह से जिसे कहते हैं रक्त के घूंट पी रहा था, या अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी ले रहा था। बुढ़िया उसकी मनोव्यथा को ढंग से समझ रही थी। जैसे ही खिचड़ी तैयार हुई, उसने चंद्रगुप्त से कहा, बेटा आगे खाना खा लो। चंद्रगुप्त बैठा, भूखा प्यासा चंद्रगुप्त। खिचड़ी को उसने देखा, उसे देखते ही उसकी भूख, उसमें से जो भाप उड़ रही थी, उठ रही थी, वह उसकी नाक तक पहुंची। चंद्रगुप्त की भूख और बढ़ गई और उसने एकदम से हाथ बढ़ाया और थाली के बीचों बीच अपना हाथ खिचड़ी में डाल दिया। हाथ जलने लगा। उसे और कुछ न सूझा। उसने जल्दी से कौर उठाया और मुंह में भर लिया। अब हाथ के बजाय मुंह जलने लगा। जब मुंह जलने लगा तो किसी तरीके से चंद्रगुप्त ने खिचड़ी के उस निवाले को निगल लिया, और जब निगल लिया तो खिचड़ी का वह निवाला, वह कौर, उसकी आंतों से जहां जहां से गुजरा, चंद्रगुप्त ने अपने पेट की पीड़ा को पूरी तरह से महसूस किया। उस रास्ते को, उस जगह को पूरी तरह से महसूस किया जहां से वह निवाला गुजरा था। और अब उसके आंसू निकल आए थे। कुछ हार के थे और कुछ उस निवाले से जलने के कारण निकले थे। भूख इतनी तेज थी कि उसकी फिर भी समझ में नहीं आया कि वह कैसे जल गया। उसने दोबारा उसी जगह हाथ मारा, और जब दोबारा हाथ मारा, खिचड़ी उतनी ही गर्म थी। अब की बार उसने सावधानी बरती और हाथ अपना पीछे खींच लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम तो चंद्रगुप्त की तरह खिचड़ी खा रहे हो। चंद्रगुप्त ने अपना परिचय नहीं दिया था और न बुढ़िया ने उससे पूछा था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी चंद्रगुप्त की कि उससे कुछ पूछा जाए और वह कुछ जवाब दे सके। सवाल जवाब तभी हो सकते थे जब उसके शरीर में कुछ शक्ति आ जाए। इसीलिए बुढ़िया ने पहले उसे पानी दिया था पीने के लिए और तुरंत ही खिचड़ी खाने के लिए दी थी। लेकिन चंद्रगुप्त अपना नाम सुनकर चौंका और उसने यह पूछा कि माता जी, आपको क्या पता कि चंद्रगुप्त कैसे खिचड़ी खाता है? बुढ़िया ने कहा कि बेटा मुझे यह नहीं पता कि चंद्रगुप्त कैसे खिचड़ी खाता है, लेकिन चंद्रगुप्त जिस तरह से धनानंद से लड़ाई लड़ रहा है, लड़ाई लड़ने का उसका तरीका तुम्हारा खिचड़ी खाने के तरीके से पूरी तरह से मिलता जुलता है। चंद्रगुप्त हैरान रह गया। उसने पूछा कि आपकी बात मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रही, आप बताइए। उसने कहा, बेटा जब खिचड़ी गर्म हो तब उसे किनारे से खाया जाता है, और एक किनारे से शुरू करके धीरे धीरे किनारे की खिचड़ी खत्म करते हुए बीच तक पहुंचा जाता है, और इस तरीके से व्यक्ति को इंतजार भी नहीं करना पड़ता। व्यक्ति की भूख भी खत्म हो जाती है और न व्यक्ति का हाथ जलता है, न व्यक्ति का मुंह जलता है, जीभ जलती है, उसके होंठ जलते हैं, और न उसकी आंतें जलती।
चंद्रगुप्त अभी भी आश्चर्यचकित था। उसने कहा, आप चंद्रगुप्त को नहीं जानती, आप खिचड़ी खाने की बात कर रही हैं, यह मेरे खिचड़ी खाने का तरीका हुआ। अब चंद्रगुप्त का कौन सा तरीका मेरी तरीके का है, ये आप बताइए। बुढ़िया ने उससे कहा, बेटा घनानंद एक बहुत मजबूत सेना वाला व्यक्ति है, शासक है, और चंद्रगुप्त सीधे सीधे चढ़ाई कर रहा है मगध पर, उसकी राजधानी पर। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से तुमने खिचड़ी के बीच में हाथ डाला, जिस तरीके से चंद्रगुप्त मगध पर आक्रमण करता है, उसी तरीके से उसी अंदाज में तुमने खिचड़ी पर आक्रमण किया। मतलब खिचड़ी के बीचों बीच हाथ डाला, उससे अपना पेट भरने के लिए। अब चंद्रगुप्त को बात थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगी थी। उसने कहा, आपकी बात कुछ कुछ मुझे समझ में आ रही है। उसने कहा, बेटा तुम्हारे लिए यह है कि तुम खिचड़ी किनारे से खाना शुरू करो और किनारे वाली खिचड़ी को खत्म करते हुए बीच तक पहुंचो। किनारे की खिचड़ी बीच की खिचड़ी से अपेक्षाकृत ठंडी होती है। जब तुम किनारे से खिचड़ी खाना शुरू करोगे तो तुम्हें अपेक्षाकृत थोड़ी सी ठंडी खिचड़ी मिलेगी और हाथ नहीं जलेगा या उतना नहीं जलेगा, खाने भर का हिसाब बन जाएगा। जैसे जैसे करके तुम बीच वाली खिचड़ी तक पहुंचोगे, किनारे से बीच की ओर थाली खाली होती जाएगी और बीच वाली खिचड़ी भी ठंडी होती जाएगी। यह तो हुआ तुम्हारे लिए खिचड़ी खाने का सही तरीका। अब जो बात मैं बता रही हूं वह चंद्रगुप्त के लिए है। जैसा मैंने पहले ही बताया, बुढ़िया यह नहीं जानती थी कि यही व्यक्ति चंद्रगुप्त है। वह चंद्रगुप्त को पहचानती नहीं थी। फिर आगे उसने बात अपनी बढ़ाई। कहा, चंद्रगुप्त का तरीका यह है विजय प्राप्त करने का कि वह पहले मगध के आसपास जो राज्य हैं, जो धनानंद के सहयोगी हैं, साथी हैं, उन पर आक्रमण करे और उन पर विजय प्राप्त करे। एक एक करके उन पर विजय प्राप्त करता हुआ मगध के चारों ओर के जो राज्य हैं उन पर अपना अधिकार जमा ले, जिससे धनानंद अकेला पड़ जाएगा। और जब वह चंद्रगुप्त वहां पहुंचेगा मगध, उस समय अकेला धनानंद, एक तरह से उसका जोश, उसका साहस, उसकी वीरता ठीक उसी तरह से ठंडी पड़ चुकी होगी जैसे तुम्हारी खिचड़ी ठंडी पड़ जाएगी जब तुम उसे सही तरीके से खाओगे। चंद्रगुप्त को बात ठीक से समझ में आ गई। उसने अपनी खिचड़ी खत्म की, बूढ़ी माता के पैर छुए और बाहर निकल गया। और ठीक उसी तरीके से उसने अपनी तैयारी की। जब सेना, एक विशाल सेना फिर से उसकी बन गई, तो उसने पहले मगध के चारों ओर के राज्यों को परास्त किया, उनको अपने अधीन किया। उसके बाद मगध पर चढ़ाई की और मगध के सम्राट धनानंद को भी परास्त किया और जीत हासिल की। प्रजा को एक अच्छा शासक चंद्रगुप्त के रूप में मिला। अब इस कहानी का सबक क्या है? वीरता, साहस, इन सबको विजय तभी मिलती है जब इनके साथ जीवन का गहरा अनुभव, गूढ़ अनुभव जुड़ जाए। जब तक जीवन का अनुभव इनके साथ नहीं जुड़ता, तब तक सफलता नहीं मिलती। बस आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोज को सुनने के लिए। यदि आपने किसी वजह से अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
एक बार फिर से आप सबको